ठीक है, अपना लास्ट टॉपिक था इसकी टर्मिनोलॉजी थी कुछ जो हमें जानना पहले जरूरी था कि किस चीज को क्या कहते हैं, जैसे पोल पिच हो गया, कॉइल पिच हो गया, हाँ, और एवरेज पिच, बैक पिच, फ्रंट पिच और रिजल्टेंट पिच, ठीक है ना। और उसके कुछ फॉर्मूलेज भी हमें यहाँ दिए हुए थे जो अपन ने देखे थे कि भाई लैप वाइंडिंग में जैसे रिजल्टेंट पिच जो होता है उसके फॉर्मूला ये है, वेव वाइंडिंग में ये है, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं अपन लैप वाइंडिंग की। लैप वाइंडिंग क्या चीज है यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए लैप वाइंडिंग क्या है, आगे आप हेडिंग डालें सबसे पहले, लैप और वेव वाइंडिंग। यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, डीसी आर्मेचर वाइंडिंग के प्रकार। डीसी आर्मेचर, डीसी आर्मेचर वाइंडिंग के ऊपर इतने टाइम हमने स्टेटर वाइंडिंग को देखा था, फील्ड वाइंडिंग जिसको कहते हैं उसके बारे में पढ़ा था। अब हम आर्मेचर वाइंडिंग को देखते हैं, क्योंकि एक डीसी मोटर में दो तरह की वाइंडिंग मिलेगी आपको। फील्ड के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का काम करती है, और एक उसके बीच में रोटेट करता है, उस पर भी आपकी वाइंडिंग होती है जिसको हम आर्मेचर कहते हैं। लिख लिया। इसमें सबसे पहले लिखिए, इसके अंदर अपन सिंप्लेक्स वाइंडिंग। देखिए आपने देखा होगा कॉइल एलिमेंट हमने पढ़ा था। कॉइल एलिमेंट क्या है, एक तरह तो यहाँ पर देखिए दो कॉइल एलिमेंट दिए, या तो आप इसको कॉइल बोले, कॉइल एलिमेंट बोले, है ना, दोनों एक ही चीज है। तो कॉइल एलिमेंट आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, दो कॉइल एलिमेंट है यहाँ पर आपको। देखिए ये दो कॉइल एलिमेंट, कॉइल नंबर 1 और कॉइल नंबर किस प्रकार से है उसके अकॉर्डिंग हम इनको डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि इसमें किस प्रकार से, मतलब यहाँ पर जैसे सिंप्लेक्स स्लैब बाइंडिंग में लिखा हुआ है कि पहली जो कॉइल है उसका अंतिम लीड यानी लास्ट वाला सिरा और दूसरी कॉइल का पहला वाला सिरा अगर एक ही जगह जुड़ा हुआ है तो हमारी ये इस प्रकार के कनेक्शन क्या कहलाएंगे, आप देख सकते हो। यहाँ पर कॉइल नंबर 1 का अंतिम सिरा है, ये देखिए यहाँ से आपका आ रहा है, ये वाला सिरा, ये अंतिम है, इसका एंड पार्ट है इसका, है ना, यहीं से अंतिम सिरा, और इसको मैं फर्स्ट सिरा मानता हूँ आपका, ठीक है। तो ये फर्स्ट सिरा हो गया, ये फर्स्ट सिरा आपका यहाँ जुड़ा हुआ है, और अंतिम सिरा कहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ है। तो इस वायर से होकर ये कम्यूटेटर नंबर 2 से जुड़ा हुआ है, ये कम्यूटेटर है यहाँ पर, है ना। और ये दूसरी हो गया आपका, ये दोनों कहाँ जुड़े हुए हैं, एक ही कम्यूटेटर पर जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई कनेक्शन है तो वो आपके क्या कहलाते हैं, सिंप्लेक्स लैब बाइंडिंग। इसका एक रिप्रेजेंट थोड़ा इजी सिंबल के रूप में यहाँ दर्शाया गया है आपको, कि सिंपल रूप से आपको समझने में आसानी रहेगी। यहाँ पर ये वाइंडिंग का सिंबल है आपके, ये 1 नंबर कोइल, ये 2 नंबर कोइल, दोनों का इसका अंतिम सिरा और उसका पहला सिरा देखिए कॉमन करके इसने 2 नंबर सेगमेंट पे जोड़ दी। तो जो वाइंडिंग इसने यहाँ बना रखी, ये फिजिकली डायग्राम है इसका, स्क्लेमेटिक डायग्राम बोलते हैं आपका, जो आपको देखने पर ये जब आप देखोगे वाइंडिंग को तो वो ऐसा नजर आएगा, और ये अपने सिंबल का यूज करके आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो इसके कनेक्शन इस प्रकार से आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे ऐसे जुड़ते रहेंगे, ठीक है। ये है आपकी लैप वाइंडिंग। अच्छा, लैप वाइंडिंग में एक चीज और ध्यान रखना कि लैप वाइंडिंग में आपको पहले भी बताया था कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ यानी ए, समांतर परिपथों की संख्या, ये आपके पोल्स की संख्या के बराबर होता है। ये आपको मैंने पहले जो आपका फाइव जेड एनपी वाला फॉर्मूला था ना, उसमें बता रखा है आपको, है ना। ये फॉर्मूला था आपका फाइव जेड एनपी अपॉन
ए यहाँ क्या था आपका, समांतर परिपथों की संख्या। समांतर परिपथों की संख्या किसके बराबर होगी सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग में, आपके नंबर ऑफ पोल्स, इस पर जितने पोल्स बनेंगे आपके उसके बराबर होगी इसके अंदर। समांतर परिपथों से यहां मतलब है जैसे आपने यहाँ वाइंडिंग करी है, ये आपने वाइंडिंग करी है, तो ये वाइंडिंग जो आर्मेचर पे लगी होती है ऐसे पैरेलल सर्किट्स बनाती है। तो इसमें कितने पैरेलल ऐसे पाथ है, ऐसे परिपथ कितने हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं यहाँ पर, ए। अब देखो पैरेलल पाथ बढ़ने से क्या होगा, पैरेलल पाथ यहाँ करंट बहेगी, यहाँ करंट बहेगी, यहाँ करंट बहेगी, तो टोटल जो रिजल्टेंट करंट मिलेगी वो मुझे ज्यादा मिलेगी, 3i के बराबर मिलेगी, है ना। मगर बात करें वोल्टेज की, वोल्टेज इसके पैरेलल जो होगा वो का वही इसके पैरेलल होगा, इसके पैरेलल जो होगा वो का वही इसके पैरेलल होगा। तो इसलिए जो लैप वाइंडिंग होती है वो हम लो वोल्टेज और हाई करंट, करंट क्या रखेंगे इसमें, हमें आउटपुट में हाई करंट मिलेगी। हाई करंट करने से क्या होता है हमारा, क्योंकि इसमें क्या है पैरेलल पाथ ज्यादा है तो करंट क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी अंदर। तो मैं पतले वायर से भी यानी कम गेज के वायर से भी क्या कर सकता हूँ, ज्यादा करंट वहां प्रोवाइड करा सकता हूँ, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या है, वहां पर ज्यादा है। अगर मैं यहाँ 3i भेजूंगा तो ये इन सब में तो आई धारा ही प्रोवाइड होगी। या मान लीजिए यहाँ 3 एम्पियर भेज रहा हूँ तो एक पाथ में कितना है, केवल 1 एम्पियर ही जा रहा है, तो मेरे को जो बाइंडिंग करनी केवल 1 एम्पियर के वायर के अकॉर्डिंग ही करूंगा ना मैं। तो इसलिए यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरे को पतले वायर से भी या कम गेज के वायर से भी क्या कर सकते हैं, ज्यादा करंट में यहाँ प्रोवाइड करा सकता हूँ, रेटिंग वो जलेगा नहीं आर्मेचर इसके अंदर, है ना। जबकि वोल्टेज क्या होगा इसमें, थोड़ा लो होगा, तो इसलिए आप इसके अंदर लिख लीजिए लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए इसको हम उपयोग करते हैं। जहां पर हमें ऐसा जनरेटर या मोटर की आवश्यकता है जहां पर लो वोल्टेज हो और हाई करंट प्रोवाइड हो रही हो, वहां पर हम कौन सी वाइंडिंग करेंगे, लैप वाइंडिंग। ये सारे नोट कर लेना, पी का मान ए के बराबर होगा और इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इस प्रकार से पैरेलल बनेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी हमने बात करी सिंप्लेक्स वाइंडिंग की। अब नेक्स्ट है आपका टाइप है वाइंडिंग में, यानी लैप वाइंडिंग के ही हम प्रकार देख रहे हैं यहाँ पर। लैप वाइंडिंग में हमारा फर्स्ट था सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, अब उसी में आपकी डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग आपको यहाँ दर्शाई हुई है कि कॉइल नंबर 1 का अंतिम सिरा कॉइल नंबर 3 के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होगा, और डुप्लेक्स एक तरह से है आपकी लैप वाइंडिंग ही, बस इसके सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग ही है, बस इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आप बोल सकते हो कि आपने वाइंडिंग क्या है, आर्मेचर पे जैसे एक बार लपेटा, पूरा आर्मेचर लपेट दिया, उसके बाद उस पर एक और लपेटा और आपने एक और मार दिया, तो वो क्या होगी आपकी डुप्लेक्स, है ना। इसी तरह से अगर आपने 3 बार कर दिए, 3 बार पूरा राउंड में यानी उसकी परिधि के ऊपर, जैसे आपकी ये वाइंडिंग की आर्मेचर की वाइंडिंग की परिधि, आर्मेचर इस प्रकार से होगा जिसमें स्लॉट कटे हुए होंगे, आपने यहाँ से वाइंडिंग करना स्टार्ट किया,
वाइंडिंग इसके ऊपर लगाते गए लगाते गए लगाते गए, वापस पहली जगह, वापस आगे और बढ़ा दिया इसको, तो ये क्या हो गया आपकी डुप्लेक्स होगी। फिर एक और घुमा दो इसी के ऊपर, तो ट्रिप्लेक्स होगी। तो ये इस प्रकार से आप ट्रिप्लेक्स डुप्लेक्स ये आपको आप वाइंडिंग के क्या कर सकते हो, इसमें बढ़ा सकते हो। है लैप वाइंडिंग की, बस क्या कर रहे हो आप वहां पर परिधि के ऊपर उस टर्न्स वापस बढ़ाते जा रहे हो, है ना। इससे क्या होता है, इससे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होंगे, क्योंकि एक सिंप्लेक्स वाइंडिंग में पोल के बराबर है, वापस आपने उतने के उतने पैरेलल वापस और घुमा दिए, तो उतने पैरेलल पाथ क्या होंगे, उसके डबल हो जाएंगे, है ना। जैसे माना कि मैंने पहली कंडीशन में मेरा पी 6, पी का मान 6 था, तो ए का मान भी 6 ही होगा, है ना। अगर एक राउंड में मेरे 6 यहाँ पर पैरेलल पाथ बन रहे हैं, तो ऐसे ही मैंने एक और राउंड मार दिया तो कितने 12 हो गए मेरे पास, है ना। तो जितने डुप्लेक्स यानी डुप्लेक्स बनाओ, ट्रिप्लेक्स बनाओ, है ना, फोरप्लेक्स बनाओ, प्लेक्स का मतलब आप कितने बार उस पर टर्न लगा रहे हो, जितने प्लेक्स आप बढ़ाते जाओगे उतने यहाँ पर क्या होगा, ए का मान उससे गुणा होता रहेगा। जैसे डुप्लेक्स में 2 से गुणा होगा, ट्रिप्लेक्स में ए का मान जो आपकी संख्या है पोल की संख्या उससे 3 से गुणा कर दो। अगर आपका फोरप्लेक्स बनाया आपने तो ए का मान 4 से गुणा हो जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बढ़ेंगे तो क्या होगा, करंट रेटिंग बढ़ जाएगी उसकी। वोल्टेज रेटिंग तो वो की वही रहेगी, मगर यहाँ पर क्या होगा, करंट रेटिंग बढ़ जाएगी। तो करंट रेटिंग मेरे को बढ़ाने के लिए मैं सिंप्लेक्स डुप्लेक्स एंड ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग करता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको कनेक्शन भी दिखाए हुए हैं, तो इसका ये आप डायग्राम बना लीजिए। ये आपकी डुप्लेक्स वाइंडिंग, और ये सिंबल बना लीजिए, और इसमें यहाँ लिख देना जो ए आपका होगा वो डुप्लेक्स में इंटू 2 हो जाएगा। जितने प्लेक्स बढ़ाओगे वो गुणक उतने में ही गुणा हो जाएगा। समांतर परिपथों की संख्या बराबर लिख लेना आगे, समांतर परिपथों की संख्या ए इंटू 2, और नीचे लिखना 2 यहाँ पर प्लेक्स, प्लेक्स की संख्या है, नंबर ऑफ प्लेक्स। नंबर ऑफ प्लेक्स, बना लिया। अच्छा, इसमें एक चीज और चेंज हो रही है, ऊपर जो आपने देखा ये YC नजर नीचे दिखाया हुआ है, YC यहाँ पर है कम्यूटेटर पिच। तो जब आपकी सिंप्लेक्स लैब वाइंडिंग की बात करते हैं तो YC का मान आपके यानी कम्यूटेटर पिच का मान आपका 1 होता है, प्लस माइनस 1 होता है, ठीक है। मगर यहाँ हम देखते हैं नीचे, तो देखिए यहाँ पर कम्यूटेटर जो आपका जुड़ा हुआ है इसके अंदर, उसमें आपकी पहली वाइंडिंग और जो आपकी दूसरी वाइंडिंग है, इनके बीच का जो गैप है वो आपके यहाँ पर लगभग अब
2 हो गया है। 2 कैसे? कम्यूटेटर नंबर 1 और कम्यूटेटर नंबर 3 दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा? कितने बीच के कम्यूटेटर आ गए इसमें? 2 कम्यूटेटर। तो यहाँ पर कम्यूटेटर पिच जो हो गया वो क्या हो गया? +-2। यानी आप देख सकते हो एक, यानी जो वाइंडिंग कनेक्टेड है उनका पहले पहले सिरे के बीच में कम्यूटेटर सेगमेंट के रूप में दूरी, ये क्या कहलाती है आपकी? कम्यूटेटर पिच कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ 1 नंबर कॉइल और 3 नंबर कॉइल के सिरे आपस में जोड़े, है ना? तो इसका पहला सिरा और इसका पहला सिरा, इनके बीच का गैप जो कम्यूटेटर सेगमेंट के रूप में, वो कितना हो गया आपके? 2 सेगमेंट हो गए। तो प्लेट्स की संख्या बढ़ेगी तो आपका जो YC का मान भी उसी अकॉर्डिंग बढ़ता है। यहाँ पर नॉर्मली होता है ये प्लस माइनस, लैप वाइंडिंग के लिए 1 होता है, अगर डुप्लेक्स होगा तो इंटू 2 हो जाएगा, अगर ट्रिप्लेक्स होगा तो इंटू 3 हो जाएगा, अगर फोरप्लेक्स होगा तो इंटू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हाँ हाँ हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, देखा इसमें क्या, ये वाली बाइंडिंग है और ये वाली बाइंडिंग, ये आपस में जुड़ी हुई, इन दोनों का पहले पहले सिरे के बीच का गैप कितना है? जो बाइंडिंग आपस में जुड़ी हुई है ना, उनके पहले पहले सिरे के बीच का गैप। जैसे आपने ऊपर देखा, इसके अंदर देखिए, अभी मैंने यहाँ 2 कोयले ही दिखा रखी, पहली और दूसरी, है ना? इन दोनों का, इसका आपका अंतिम सिरा था और इसका पहला सिरा आपस में जुड़ा हुआ था। तो अब देखिए इसका पहला सिरा कहाँ जुड़ा हुआ है आपका? 1 नंबर पर, और इसका 2 नंबर पर। तो 2 - 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब यहाँ प्लस माइनस क्यों लगाते हैं? या तो ये वाइंडिंग आगे की ओर बढ़ रही है या ये वाइंडिंग पीछे की ओर बढ़ रही है। तो आगे की ओर इधर बढ़ेगी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में बढ़ाओगे तो ये प्लस रहेगा, और घड़ी की विपरीत दिशा में बढ़ेगी तो ये माइनस रहेगा, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो ये कम्यूटेटर पिच कहलाता है, कम्यूटेटर सेगमेंट की दूरी कि कितने सेगमेंट उसके बीच में आ रहे हैं। तो ये समझ में आया? फ्लैक्स कम्यूटेटर, सॉरी, फ्लैक्स और कम्यूटेटर पिच समझ में आया इसमें कैसे बढ़ रहा है? एक ही जो वाइंडिंग आपस में जुड़ी हुई, उनके पहले पहले सिरों के बीच का गैप क्या कहलाएगा आपकी? कम्यूटेटर पिच कहलाएगा। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, इसमें चलते हैं आगे। अच्छा, ये लिख लीजिए YC का फॉर्मूला भी, हम इसको कम्यूटेटर पिच बोलते हैं। ये किसके बराबर होगा? +-1 इंटू, यहाँ पर 2 लिख देना और नीचे लिखना 2, यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ फ्लैक्स। अगर डुप्लेक्स है तो 2 आएगा, ट्रिप्लेक्स होगा, और फिर नीचे लिखना, अगर डुप्लेक्स है तो 2, ट्रिप्लेक्स है तो 3, इसका मान 3 होगा, और फोरप्लेक्स होगा तो इसका मान 4 होगा। अब इसी प्रकार से बात करते हैं ट्रिप्लेक्स की। ट्रिप्लेक्स में भी सेम वाइंडिंग होगी, लैप वाइंडिंग होगी, मगर इसमें कम्यूटेटर पिच कितना आएगा आपका? +-3 होगा। तो +-3 होगा, वाइंडिंग तो जो डली हुई वैसी की वैसी डली रहेगी, है ना? बस यहाँ कॉइल नंबर 1 मिनट, डायग्राम होगा, अच्छा डायग्राम नहीं, कॉइल नंबर 1 उसमें क्या होगा? कॉइल नंबर 4 के सिरे से जुड़ी हुई होगी, है ना? तो ये चेंजेस हो जाएगा ट्रिप्लेक्स में। तो यहाँ यही लिखा हुआ है, देखिए, लैप वाइंडिंग की कॉइल 1 की लीड कॉइल 4 के शुरू की लीड, है ना, और कॉइल 5 की शुरू की लीड के साथ क्रम से जोड़कर कम्यूटेटर सेगमेंट से जोड़ी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके बीच का आपका कम्यूटेटर पिच का मान बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप फ्लैक्स का मान बढ़ाते जाओगे। ठीक है, अच्छा, यही चीज जो आपने ऊपर लिखी, वही चीज यहाँ लिखी हुई, YC बराबर 1 सेगमेंट सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए है, और YC बराबर 2 ये सिंप्लेक्स डुप्लेक्स वाइंडिंग के लिए है, ट्रिप्लेक्स के लिए ये 3 होगा, और फोरप्लेक्स के लिए या क्वाडप्लेक्स के लिए ये आपका 4 होगा इसका मान। और ये कनेक्शन आपको यहाँ दिखाए हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट अपने सिंप्लेक्स, सॉरी, ये
वेव वाइंडिंग, इसको मत देख, ये वेव वाइंडिंग। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिंपलेक्स वेव वाइंडिंग। ये लैप वाइंडिंग। नेक्स्ट और आपकी कौन सी होगी? वेव वाइंडिंग। अब देखिए वेव वाइंडिंग में क्या होता है आपका, वेव वाइंडिंग के अंदर पैरेलल पाथ का मास हमेशा 2 होता है। तो जो वेव वाइंडिंग है आपकी, इसके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ का मान हमेशा फिक्स रहता है, 2 रहता है। 2 रहने का मतलब इसमें समांतर परिपथों की संख्या हमेशा 2 ही होगी, है ना। मगर जो आपकी वाइंडिंग्स आपने जो यहाँ पर वाइंडिंग्स कॉइल से एलिमेंट बनाए हैं, वो क्या होंगे आपके, अब पैरेलल पाथ तो 2 है मगर नंबर ऑफ वाइंडिंग्स कॉइल्स वो सारे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इनको सीरीज में जोड़ देते हैं यहाँ पर। जैसे 3 ऊपर जोड़ दिया, जिसमें मैं मानता हूँ आपके एक 6 कॉइल एलिमेंट वाली मैंने वाइंडिंग करी। मैं पहले लैप वाइंडिंग की बात करता हूँ यहाँ पर। लैप वाइंडिंग में उनके कनेक्शन कैसे होंगे, जैसे लैप वाइंडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी है यहाँ पर आपकी, 6। तो लैप वाइंडिंग अगर मैं कर रहा हूँ आर्मेचर के ऊपर, तो उस कंडीशन में मेरे जो ये कनेक्शन होंगे वो किस प्रकार से होंगे आपके, जैसे ये कॉइल्स हो गई, ये 6 ही पैरेलल में जुड़ जाएंगे। यहाँ एक मिनट, सॉरी, नंबर ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ पोल 3 है, 3 तो ही नहीं सकते, इसको बढ़ाओ, ये सिमेट्रिकल नहीं बैठ रहा, 4 हो गए और यहाँ इनको 8 करो, ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ पोल 4 हो गए, कॉइल्स 8 हो गई। तो इस कंडीशन में जो कनेक्शन होंगे वो इस प्रकार से होंगे आपके, 2 ऊपर, ये इस प्रकार से कनेक्टेड होंगे। ये कनेक्शन फिर ये वायर निकल के आपके ये कनेक्शन मिल जाएंगे। तो अब देखिए इसमें 1 नंबर कॉइल एलिमेंट, 2 नंबर कॉइल एलिमेंट, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 कॉइल हो गए। पी, पी कितना है यहाँ पर, 4 है, तो 4 पी है, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ भी कितने होंगे आपके, 4 होंगे। तो देखिए 4 पाथ हो गए, 1, 2, 3, 4 हो गए, है ना। तो अब इसके कनेक्शन अगर ये लैप वाइंडिंग है तो इस प्रकार से होगी। अगर मैं यही बात करूं वेव वाइंडिंग की, तो वेव वाइंडिंग के अंदर कनेक्शन कैसे होंगे आपके, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा 2 होते हैं, तो 4 आपके किस में चले जाएंगे, एक पाथ के अंदर चली जाएगी। और ये इस प्रकार से कनेक्टेड हो गए, 2 वायर आपके आउटपुट में निकल जाएंगे। तो अब इस कंडीशन में देखिए, मान लीजिए एक वाइंडिंग के अंदर अगर मैं अभी जनरेटर की बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर एक जनरेटर को मानूं, एक जनरेटर है और आर्मेचर मैंने इस प्रकार से जोड़ा हुआ है, और एक कॉइल के अंदर मान लीजिए आपका लगभग आपके 50 वोल्ट जनरेट होता है, ठीक है। तो 50 वोल्ट इसमें जनरेट हो रहा है, 50 वोल्ट इसमें जनरेट हो रहा है, तो टोटल यहाँ पर कितने वोल्टेज मिलेंगे मेरे को, 100 मिल जाएंगे, क्योंकि ये पैरेलल है। इसी प्रकार से 50 इसमें भी होगा, 50 इसमें भी होगा, टोटल 100 हो गया। क्योंकि पैरेलल में है तो वोल्टेज सब पे समान रहेंगे, है ना। तो यहाँ आउटपुट में मेरे 100 मिलेंगे। मगर बात करते हैं करंट की, मान लीजिए एक के अंदर आप 1 एम्पेयर करंट ये प्रोवाइड कर रहा है ना। तो 1 एम्पेयर इसमें प्रोवाइड होगी, 1 एम्पेयर इसमें होगी, 1 एम्पेयर इसमें होगी, 1 एम्पेयर इसमें होगी, तो यहाँ करंट आने वाली कितनी होगी आपकी, 4 एम्पेयर। मैं बात करता हूँ इसी की, यहाँ देखिए एक कॉइल 50 वोल्ट जनरेट कर रही है, ये 50 करेगी, ये 50 करेगी, ये 50 करेगी, ये 50, तो टोटल वोल्टेज कितना मिलेगा मुझे आउटपुट में, 200। पर बात करूं करंट की, क्योंकि ये सब सीरीज में है तो करंट सेम रहेगी, तो 1-1 एम्पियर यहाँ प्रोवाइड होगी। तो यहाँ करंट कितनी मिल रही है मेरे को, 2 एम्पियर। तो यहाँ कनेक्शन से आपको पता पड़ रहा है इसमें कि ये आपके हाई करंट, करंट का मान तो क्या होगा इसमें, हाई होगा,
और वोल्टेज का मान इसमें क्या हो रहा है, लो हो रहा है। मगर इसमें देखोगे तो आप यहाँ वोल्टेज तो क्या होगा, हाई, और करंट क्या होगी यहाँ पर, लो। तो ये चीज लिख लीजिए इसमें, और ये कनेक्शन डायग्राम बना लीजिए वेव वाइंडिंग में। हाँ, ये कॉइल का सिंबल इस प्रकार से बनाना, मैं बता देता हूँ आपको। ये ऐसे बनता है कॉइल का सिंबल, ये। हाँ, ये समझ में नहीं आया? अच्छा, ये उतारना कैसे वो समझ। अब बात करते हैं डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग। ये सिंपलेक्स वाइंडिंग थी, डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग सेम होगी। इसमें भी नंबर ऑफ टर्म, एक बार पूरी परिधि पे वाइंडिंग करी आपने, लेफ्ट वाइंडिंग करी, वेव वाइंडिंग करी, उसी चक्र को वापस आपने आगे से आगे वापस घुमा दिया, तो ये डुप्लेक्स वाइंडिंग हो गई। इसमें आप नंबर ऑफ पैरेलल पाथ सेम टू सेम इनटू प्लेक्स के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ जैसे आपकी पहले सिंप्लेक्स में 2 थी, अगर डुप्लेक्स वाइंडिंग है तो ये इंटू 2 हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे आपके, 4, है ना। इसी प्रकार से ट्रिप्लेक्स में 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, क्वाड्लेक्स, इसी प्रकार से आगे चलती रहेगी। सेम वाइंडिंग है, बस नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आपके प्लेक्स से गुणा होते जाएंगे, तो वहां इसकी करंट रेटिंग बढ़ जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज और चेंज होती है, इसमें जो ब्रश की साइज है वो भी आपकी चेंज होती है, ध्यान रखना। आपकी सिंप्लेक्स वाइंडिंग में ब्रश की साइज हमेशा एक कम्यूटेटर सेगमेंट के बराबर होती है, जबकि आपकी डुप्लेक्स वाइंडिंग में, ये दोनों के लिए है, आपके लैप और वेव वाइंडिंग के लिए, ये ध्यान रखना। डुप्लेक्स में इसमें कार्बन ब्रश की साइज जो रखी जाएगी वो 2 कम्यूटेटर सेगमेंट के बराबर होगी। ट्रिप्लेक्स में आपके 3 सेगमेंट के बराबर होगी, और क्वाड्रप्लेक्स में आपकी 4 के बराबर होगी। तो ये आप लिख लीजिए, नीचे लिखिए इसके अंदर, ब्रश की साइज भी प्लेक्स पर निर्भर करती है, और इसमें लिख लीजिए सिंप्लेक्स के लिए एक कम्यूटेटर सेगमेंट के बराबर, या ये इस तरह से डायग्राम बना लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ब्रश की साइज भी आपकी प्लेक्स पर निर्भर करती है, और ये चारों डायग्राम बना लीजिए जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि सिंप्लेक्स में आपका एक कम्यूटेटर सेगमेंट के बराबर है, डुप्लेक्स में 2 के बराबर, और बन गए। चले आगे। अब देखिए, डीसी आर्मेचर वाइंडिंग के प्रकार में ही आपने लैप और वेव वाइंडिंग देखी। अब इसी के अंदर लैप और वेव वाइंडिंग के भी आप प्रकार देख रहे हो, सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स। उसी प्रकार से ही इसमें और भी प्रकार होते हैं आपके, कनेक्शन के आधार पर इनको प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव, सिंप्लेक्स और सॉरी लैप और वेव वाइंडिंग है आपकी। प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग हम सबसे पहले देख रहे हैं आपकी, ये दोनों ही प्रकार में होती है।
आपकी मेन टाइप तो दो ही रहेंगे, लैप और वेव। उन्हीं के हम सब पार्ट्स देख रहे हैं कनेक्शन के आधार पर कि भाई वो सिंपलेक्स हो सकती है, डुप्लेक्स हो सकती है, या प्रोग्रेसिव सिंपलेक्स हो सकती है, या प्रोग्रेसिव डुप्लेक्स हो सकती है, तो वो चीज देख रहे हैं हम। तो नेक्स्ट है आपका प्रोग्रेसिव लैप और वेव वाइंडिंग। अच्छा, प्रोग्रेसिव लैप और वेव वाइंडिंग के अंदर क्या होता है आपका कि इसके अंदर जो बाइंडिंग की जाती है आपकी, देखिए मैंने कम्यूटेटर पिच आपको बोला था, प्लस और माइनस, ये दो चीज होती है। प्लस का मतलब आप अगर क्लॉकवाइज चल रहे हो तो प्लस हो गया, और अगर आप बाइंडिंग एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो कम्यूटेटर के ऊपर तो नेगेटिव हो गया। तो जिस कंडीशन में आप क्लॉकवाइज चलते हो, यानी वैल्यू कम्यूटेटर पिच का मान, लैब के लिए बात कर रहा हूं अभी, अगर +1 होगा तो ये क्लॉकवाइज चल रही है, इसका मतलब वाइंडिंग, और क्लॉकवाइज चल रही है तो ये वाइंडिंग कौन सी कहलाएगी आपकी, प्रोग्रेसिव लैब वाइंडिंग। और अगर यही वाइंडिंग आपकी अगर -1 है, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो इस कंडीशन में ये क्या कहलाएगी आपकी, रिट्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। तो घड़ी की दिशा में आगे से आगे बढ़ती हुई वाइंडिंग होगी तो आपकी प्रोग्रेसिव कहलाएगी, और अगर वो बैक साइड में चल रही है, यानी घड़ी की विपरीत डायरेक्शन में घूम रही है, तो वो आपकी कौन सी कहलाएगी, आपकी रिट्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। ये चीज समझ में आई आपको? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? अब देखिए प्रोग्रेसिव लैप या वेव वाइंडिंग में जो फ्रंट पिच और जो बैक पिच है ना, वो आपके कम, यानी बैक पिच से कम होता है आपका फ्रंट पिच। इसको रिप्रेजेंट करने का आपका तरीका होता है, इसमें ये दोनों चेंजेस आएंगे, देखना है यहाँ पर आपको। ये यहाँ देखिए, जो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग है उसमें बैक पिच जो होता है आपका, वो किसके बराबर होता है, आपके जो फ्रंट पिच होता है +2 के बराबर होता है। वहीं हम बात करें रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के अंदर, वहां बैक पिच क्या होता है आपका, फ्रंट पिच से -2 के बराबर होता है। तो ये डिफरेंस होता है इसके अंदर, दोनों के अंदर। और इसमें देखिए कनेक्शन देखिए, ये जैसे कॉइल नंबर 1 है, कॉइल नंबर 2 है, तो ये आगे से आगे इधर चल रही है। इसके अंदर देखिए ये वाली जो वाइंडिंग है वो इधर चलेगी। ये देखिए आपका पहला सिरा इसका यहाँ पर, इसका सिरा इधर कनेक्टेड हो गया, ये फिर और आगे से आगे उल्टी डायरेक्शन में कनेक्टेड हो रहा है ना, देखो है, यहाँ पे भी देखो ये उल्टी डायरेक्शन में कनेक्टेड हो रहा है। तो ये जो वाइंडिंग है वो किधर चलेगी आपकी, आप स्टार्ट करोगे ना 1 नंबर कॉइल से उल्टी, आपके जैसे 8 कॉइल हैं तो 8 कॉइल 8 नंबर कॉइल पे जाओगे, फिर आप 7 नंबर पे आओगे, फिर 6, 4, 3, 2, 1 ऐसे आएगी। जबकि ये वाइंडिंग कैसे होगी, 1 नंबर कॉइल से 2 पे जाओगे, 2 से 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे चलेगी। तो ये आपके बैक साइड में यानी उल्टी डायरेक्शन में चल रही है, और ये सीधी डायरेक्शन में। ठीक है, डिफरेंस कितना आ रहा है, केवल इसमें प्लस हो रहा है फ्रंट पिच से, और इसमें क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो ये दोनों चीज आप डायग्राम बना लो, डायग्राम से आपको समझ में आएगी। सबसे पहले आप इसके अंदर लिखिए प्रोग्रेसिव लैप वेव वाइंडिंग, और इसके अंदर ये दोनों डायग्राम बनाए। और ये फॉर्मूला लिख के बैक पिच के साथ फ्रंट पिच का रिलेशन ये होगा इसके अंदर। नेक्स्ट आती है आपकी सिंगल लेयर वाइंडिंग, डबल 2 लेयर वाइंडिंग, या डबल लेयर वाइंडिंग, या मल्टी कॉइल वाइंडिंग। ये भी आपके वाइंडिंग है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए सिंगल लेयर वाइंडिंग में क्या होता है, एक स्लॉट में केवल एक कंडक्टर होगा। एक कंडक्टर से मतलब एक कॉइल का एक्टिव साइड होगी, जैसे ये आपकी कॉइल से इस तरह से बनती है पे, तो ये क्या कहलाती है, आपकी एक्टिव साइड कहलाती है। तो एक स्लॉट में केवल एक एक्टिव साइड होगी, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी सिंगल लेयर वाइंडिंग। अगर आपकी एक स्लॉट के अंदर ऐसी दो कॉइल साइड एक्टिव साइड पड़ी हुई है, जैसे मैंने पास वाली वाइंडिंग की कॉइल साइड भी क्या करी, इसी में रख दी, तो इस प्रकार से जैसे यहां नजर आ रही है, एक नीचे और एक ऊपर, तो ये क्या कहलाएगी आपकी डबल या 2 लेयर वाइंडिंग।
इसी प्रकार से मल्टी लेयर, 4 लेयर की भी हो सकती है ये। जैसे कि 4 लेयर कैसे हो गई आपकी, 2 ऊपर हो गई, 2 नीचे हो गई, है ना। तो ये मल्टी लेयर वाइंडिंग भी आपकी इसके अंदर की जाती है। अरे ये चीज ध्यान रखना इसमें कि अगर कोई भी वाइंडिंग का, जैसे मैंने एक वाइंडिंग, एक कॉइल ली, एक ये कॉइल ली, अगर इसका पहला सिरा मैंने इस स्लॉट के, मैं डबल लेयर और मल्टी लेयर के लिए बात कर रहा हूं, अगर मैं इसमें, अगर इसका पहला सिरा ऊपर रख देता हूं, तो इस कॉइल का दूसरा सिरा जिसमें भी जाएगा वो नीचे की साइड रहेगा, अब ऊपर नहीं जाएगा, है ना। तो हमेशा इसमें एक साइड तो क्या होगी, ऊपर की साइड रहेगी और दूसरी नीचे की साइड रहेगी। तो ये चीज इसमें ध्यान रखना आप। जैसे कि ये मैं इसका उदाहरण मान के चलूं, जैसे कि एक वाइंडिंग का ये पहला सिरा आपका है ना, इसके अंदर ये ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसका दूसरा सिरा जहां पे भी जाके गिरेगा वो नीचे की साइड होगा, और दूसरी वाइंडिंग इसके ऊपर ऊपर की ओर रखी हुई होगी, ठीक है। तो ये चीज इसमें रहती है आपके। ये समझ में आया, सिंगल लेयर डबल लेयर। तो इसके नाम लिखो, डायग्राम बनाओ, डायग्राम से समझ में आएगा। करते समय हम किन किन चीजों का ध्यान रखनी है, देखिए फ्रंट पिच और बैक पिच लगभग पोल पिच के बराबर होना चाहिए। पहली शर्त क्या बोलता है ये, जितना भी पोल पिच है आपके लगभग बराबर होना चाहिए, यानी बराबर नहीं, आसपास होना चाहिए, ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। डिफरेंस प्लस माइनस 2 1 इसके आसपास होता है इसमें। दूसरा नियम क्या बोलता है इसमें, फ्रंट पिच और बैक पिच दोनों का मान विषम संख्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने इसका मान 2 रख दिया, 4 रख दिया, ये कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा क्या करना है आपको, इसका मान 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। आपको बैक पिच और फ्रंट पिच, बैक पिच क्या होता है आपका और फ्रंट पिच क्या होता है, ये देखो फ्रंट पिच, सॉरी बैक पिच, एक ही कॉइल के दोनों साइड के बीच का गैप, ये बैक पिच है। फ्रंट पिच क्या है, पहली कॉइल का अंतिम सिरा दूसरी कॉइल का पहला सिरा है, इनके बीच का गैप क्या होगा आपका, फ्रंट पिच। तो इनका मान कभी भी आपका सम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आई बात, चले वापस उसी पे। तो ये चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है, अगर इसको सम रखा जाएगा, सम संख्या रखा जाएगा इसका मान, तो कभी भी आपके सारे स्लॉटों के अंदर आपकी वाइंडिंग पूरी भरेगी नहीं, वो कोई ना कोई एक आधी खाली रह जाएगी, इसलिए बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका सिंप्लेक्स लैब वाइंडिंग के लिए बैक पिच और फ्रंट पिच का अंतर 2 होना चाहिए आपका, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो आप इसमें आपको देखो ऊपर भी लिखाया है, बैक पिच और फ्रंट पिच का फॉर्मूला ये देखिए। अगर आप सिंप्लेक्स प्रोग्रेसिव वाइंडिंग कर रहे हैं तो बैक पिच क्या होगा, फ्रंट पिच के अंदर +2, और अगर आप रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग कर रहे हो तो यहाँ पर बैक पिच का मान क्या होगा, फ्रंट पिच के -2 के बराबर, ठीक है। ये फॉर्मूला इसलिए यहाँ लिखाया गया था, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, वो प्लस माइनस हो सकता है। तो अंतर हमेशा 2 का होगा, वो प्लस का भी हो सकता है अंतर और माइनस का भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या बोलता है ये, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग में यह अंतर 2 इंटू प्लस होगा, क्या होगा, हाँ जहां आपने +2 लिखा, जैसे वाई एफ इज इक्वल वाई बी, ये 2 लिखा है। अगर आपकी डुप्लेक्स वाइंडिंग है तो इंटू 2 हो जाएगा, अगर ये ट्रिप्लेक्स है तो इंटू 3, है ना। तो इस तरह से प्लस के अकॉर्डिंग ये इससे गुणा होता जाएगा आपका 2 का मान, है ना। नेक्स्ट है आपका कम्यूटेटर पिच, सिंप्लेक्स में +-1, डुप्लेक्स में +-2, ट्रिप्लेक्स में +-3 होना चाहिए। आर्मेचर में समांतर पथ एक ही संख्या ध्रुवों की संख्या की समान होनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग के लिए समांतर पथों की संख्या P इंटू
प्लग्स के बराबर होगी। ब्रश की संख्या पोल की संख्या के समान होगी, ये चीज ध्यान रखना। अगर आपके वहां पर पोल जितने ज्यादा बढ़ाओगे उतने क्या करने पड़ेंगे, हमें ब्रश की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। ब्रश कम से कम m खंडों को कवर करने के लिए पर्याप्त चौड़ा होना चाहिए। m ये वाइंडिंग का प्लेक्स है। अगर आपकी सिंप्लेक्स है तो 1, डुप्लेक्स है तो 2 और ट्रिप्लेक्स है तो 3। ये अपन ऊपर देख चुके हैं। अच्छा, अब देखिए नीचे प्रोग्रेसिव वाइंडिंग कर रहे हो आप, तो बैक पिच कितना होगा आपका। बैक पिच का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है यहाँ पर, Z/P + 1। Z यहां पर क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर। P यहां पर क्या है, पोल की संख्या। तो नंबर ऑफ कंडक्टर आपको दिए हुए होंगे, जो भी वाइंडिंग आप करोगे वहां हमेशा आपको नंबर ऑफ कंडक्टर मिल जाते हैं। पोल्स आपको पहले से रिवाइंड करते हो तो पोल्स आपको पता होते हैं। अगर आप इससे डिवाइड कर दोगे तो आपका बैक पिच का मान निकल जाएगा, और उसमें +1 करोगे तो बैक पिच का आ गया आपका मान। इसी तरह से फ्रंट पिच में आप क्या करोगे, अगर प्रोग्रेसिव वाइंडिंग है तो YB - 2। अच्छा ये प्लस है, सॉरी, इसको प्लस कर देना, मैं सही कर दूंगा। प्रोग्रेसिव में प्लस होता है और रिट्रोग्रेसिव में ये वैल्यू माइनस होती है, ठीक है। अगर रिट्रोग्रेसिव की बात करें तो फ्रंट पिच का फॉर्मूला क्या होगा आपका, इनको सही कर लेना। हाँ उल्टे हो गए थोड़े से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सेम रहेगा। यहां पर आपका Z/P + 1 होगा, और यहां पर आप माइनस करोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रंट पिच, और ये क्या हो गया आपका बैक पिच। सेम रहेगा, बस यहां क्या डिफरेंस आ रहा है, इसमें प्लस होगा और इसमें माइनस होगा, इतना सा डिफरेंस है और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ किसी को दिक्कत है इसमें। अच्छा, इसमें एक चीज और लिखी हुई है, सिंगल लेयर वाइंडिंग के लिए कम्यूटेटर सेगमेंट स्लॉट की संख्या के दुगने होते हैं। ये चीज ध्यान रखना, आप सिंगल लेयर वाइंडिंग करते हो तो कम्यूटेटर जो सेगमेंट्स होंगे वो स्लॉट की संख्या के कितने होंगे, हमेशा दुगने होते हैं। जबकि डबल लेयर वाइंडिंग में कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या स्लॉट की संख्या के समान होगी, है ना। जबकि वाइंडिंग एलिमेंट्स की संख्या कम्यूटेटर सेगमेंट के बराबर होती है, ठीक है। तो ये आपको एक चीज, ये कुछ नियम है, ये सारे नियम आपको याद करने हैं ऐसे कैसे,